आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो शादी के 5 साल बाद भी मां नहीं बन पाई थी। एक ऐसी बात जो उसके बस में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे इसकी सजा मिली। और वो सजा इतनी खौफनाक थी कि सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। उसे लगता था कि उसका पति उसका सहारा बनेगा, उसका दर्द समझेगा, लेकिन धीरे धीरे वही घर, वही लोग उसके लिए एक डरावना सच बनते चले गए। और फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी को एक रोंगटे खड़े कर देने वाले अपराध में बदल दिया। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल रहेगा कि क्या किसी की इतनी छोटी सी कमजोरी उसकी जान ले सकती है? तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी सच्चाई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसे ही सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियां। कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में थे संतोष, उसकी पत्नी रेणुका, संतोष की मां जयश्री और पिता कामन्ना। परिवार छोटा था लेकिन खुश था। साल 2020 में संतोष की शादी रेणुका से हुई थी। संतोष एक मैकेनिकल इंजीनियर था जो महाराष्ट्र के सतारा में नौकरी करता था, और रेणुका एक अच्छे परिवार से आई हुई एक होनहार डॉक्टर थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन समय के साथ एक ऐसी कमी थी जो धीरे धीरे पूरे परिवार पर भारी पड़ने लगी। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक संतोष और रेणुका का कोई बच्चा नहीं हुआ था। रेणुका इलाज भी करवा रही थी, हर कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो मां नहीं बन पा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे घर का माहौल बदलने लगा। चिंता, तनाव और एक अनकहा दबाव हर दिन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक दिन रेणुका की सास जयश्री ने उसे बताया कि उसने आस्थानी के मादा भावी गांव के एक मंदिर में उसके लिए मन्नत मांगी है। ये सुनकर रेणुका को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि उसका परिवार उसके साथ है, शायद अब सब कुछ ठीक होने वाला है। और फिर 17 मई 2025 के दिन रेणुका और जयश्री दोनों मंदिर जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाला है। मंदिर में पूजा करते करते कब शाम ढलकर रात में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब तक वो बाहर निकली तब तक आखिरी बस जा चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था और अब घर लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी जयश्री अपने पति कामन्ना को फोन करती है और उसे बताती है कि वो दोनों मंदिर गई थी, लेकिन देर होने की वजह से उनकी बस छूट चुकी है। जयश्री थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहती है कि तुम जल्दी से अपनी बाइक लेकर आ जाओ, हम अभी बस स्टॉप पर ही खड़े हैं। ये सुनते ही कामन्ना बिना देर किए घर से निकल पड़ता है। रात गहरी होती जा रही थी और सड़कें भी लगभग सुनसान हो चुकी थीं। कुछ ही देर में कामन्ना अपनी बाइक लेकर बस स्टॉप की ओर बढ़ रहा था ताकि दोनों को सुरक्षित घर वापस ला सके। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर सिर्फ एक साधारण सफर नहीं, बल्कि एक ऐसे हादसे की शुरुआत बनने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। कुछ ही देर में कामन्ना बाइक लेकर वहां पहुंच गया और फिर तीनों एक ही बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तीनों आपस में बातें कर रहे थे जैसे हर दिन करते थे। रात गहरी होती जा रही थी और सड़कें लगभग सुनसान थीं। लेकिन तभी कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और देखते ही देखते एक जोरदार एक्सीडेंट हो गया। कामन्ना तुरंत उठकर जयश्री को संभालता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जयश्री को एक भी चोट नहीं आई थी और कामन्ना भी बिल्कुल ठीक था। दोनों को एक खरोंच तक नहीं आई थी। लेकिन रेणुका जो सबसे पीछे बैठी थी वो बुरी तरह घायल हो चुकी थी। वो बाइक से बहुत तेजी से गिरी थी और गिरते ही उसकी साड़ी का पल्लू बाइक के टायर में फंस गया, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल ही नहीं पाई और कुछ ही पलों में वहीं सड़क पर उसकी मौत हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि कामन्ना और जयश्री दोनों ही घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हो गया। घबराहट में उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। कामन्ना पुलिस को फोन करता है और घबराई हुई आवाज में बताता है कि बेलगावी के पास मंदिर के नजदीक उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है और इस हादसे में उसकी बहू की मौत हो गई है। पुलिस को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने तुरंत कामन्ना से पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ हो और तुम्हें कैसे पता कि उसकी मौत हो चुकी है? इस पर कामन्ना जवाब देता है और कहता है कि मैं उसका ससुर हूँ और एक्सीडेंट में मेरी बहू की जान चली गई है। ये सुनते ही पुलिस तुरंत मौके के लिए रवाना हो जाती है। कुछ ही देर में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन वहां जो नजारा उन्होंने देखा वो बेहद दर्दनाक था। सड़क पर मोटरसाइकिल गिरी हुई थी और जिस महिला की बात की जा रही थी उसकी साड़ी बाइक के पहिए में बुरी तरह फंसी हुई थी।
उसके कपड़ों और शरीर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसे काफी दूर तक सड़क पर घसीटा गया था। शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान थे और जगह जगह घाव थे और खून भी बह रहा था। ये सब देखकर पुलिस तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और महिला को अस्पताल भेजा जाता है। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि जिस महिला की मौत हुई है उसका नाम डॉक्टर रेणुका था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो एक अहम बात सामने आई कि हादसे के समय उस मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। जैसे ही पुलिस को पता चला कि एक ही बाइक पर 3 लोग सवार थे, उन्हें तुरंत शक होने लगा। पुलिस ने रेणुका के ससुर कामन्ना से पूछा कि तुम्हें पता है ना, एक बाइक पर 3 लोगों का बैठना कानून के खिलाफ है, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस सवाल पर कामन्ना थोड़ा घबरा गया और उसने सफाई देते हुए कहा कि ये सब मजबूरी में हुआ था, हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद कामन्ना ने पूरी घटना बतानी शुरू की। उसने कहा कि रेणुका और उसकी सास मंदिर में पूजा करने गई थी, लेकिन जब वो वापस लौटने लगी तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। रात गहरी हो चुकी थी और आसपास का इलाका भी सुनसान था। ऐसे में दोनों का अकेले घर लौटना सुरक्षित नहीं था। इसी वजह से जयश्री ने मुझे फोन किया और घबराई हुई आवाज में कहा कि हमारी बस छूट गई है और चारों तरफ अंधेरा है, तुम जल्दी से बाइक लेकर आ जाओ, हमें घर ले जाओ। जब जयश्री ने कामन्ना को फोन किया तो वो भी ये सोचकर घबरा गया कि इतनी रात में दोनों घर कैसे लौटेंगी। इसके बाद वो बिना देर किए तुरंत अपनी मोटरसाइकिल लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंचा और दोनों को बाइक पर बैठाकर घर की ओर वापस चल पड़ा। कामन्ना बाइक चला रहा था, उसके पीछे जयश्री बैठी थी और सबसे पीछे रेणुका। कामन्ना ने पुलिस को बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रेणुका बाइक से गिर चुकी थी। उसकी साड़ी का पल्लू मोटरसाइकिल के पहिए में फंस गया था। बाइक की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो तुरंत गाड़ी नहीं रोक पाया और कुछ दूरी तक आगे निकल गया। जैसे तैसे उसने बाइक को संभाला और फिर घबराहट में तुरंत वापस लौटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने कामन्ना और जयश्री से अलग अलग पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए। फिर रेणुका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शुरुआती जांच के बाद दोनों को घर भेज दिया गया। कुछ ही समय में रेणुका के मायके वाले भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपनी तरफ की कहानी बतानी शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले रेणुका के पति के बारे में जानकारी जुटाई, जिसका नाम संतोष था। जांच में पता चला कि घटना के समय वो घर पर नहीं था, बल्कि शहर से बाहर गया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने रेणुका के परिवार से बात की, वैसे वैसे इस केस की सच्चाई सामने आने लगी। रेणुका के परिवार ने बताया कि उनकी बेटी को ससुराल में काफी परेशान किया जाता था। उसका पति अक्सर उसे तंग करता था और उसके सास ससुर भी उसे ताने मारते थे। यहाँ तक कि कई बार उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। रेणुका अपने ही ससुराल में हर दिन दर्द और तकलीफ सह रही थी। शुरुआत में तो पुलिस को यही लगा कि ये एक घरेलू मामला है, घर घर में ऐसे झगड़े होते रहते हैं और शायद इसका इस हादसे से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्हें लगा ये बस एक साधारण सड़क दुर्घटना है। लेकिन जब कामन्ना और जयश्री अपनी बात पुलिस को बता रहे थे, तभी कुछ पुलिस अधिकारियों ने इस केस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वो सिर्फ बातें नहीं सुन रहे थे, बल्कि हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे रहे थे। कामन्ना और जयश्री के हाव भाव, उनकी आवाज और उनका घटना को बताने का तरीका थोड़ा अजीब था और अब उन्हें महसूस होने लगा कि इस कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। जिन पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले ये कॉल सुनी थी, उन्होंने भी अब उस कहानी के बारे में दोबारा सोचना शुरू किया। उन्हें बताया गया था कि बाइक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से रेणुका गिर गई थी और उसकी साड़ी का पल्लू पहिए में फंस गया था। लेकिन अब ये पूरी कहानी उन्हें अधूरी और संदिग्ध लग रही थी। उनके मन में कई सवाल उठने लगे कि अगर सच में बाइक का बैलेंस बिगड़ा था तो सिर्फ रेणुका ही क्यों गिरी? बाकी दोनों लोग बिल्कुल सही सलामत कैसे रहे? उन्हें एक खरोंच तक क्यों नहीं आई? ना उनके शरीर पर कोई चोट का निशान था और ना ही बाइक पर ऐसा कोई निशान जो किसी हादसे की तरफ इशारा करे। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर बाइक का बैलेंस बिगड़ा था तो सिर्फ रेणुका ही क्यों गिरी थी और उसी की मौत क्यों हुई? पुलिस अब हर एंगल से सोच रही थी कि अगर मान भी लिया जाए कि रेणुका पीछे से गिरी और उसकी साड़ी का पल्लू पहिए में फंस गया, तो क्या उस दौरान पीछे बैठे लोगों ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा? और अगर देखा तो फिर बाइक का बैलेंस दोबारा क्यों नहीं बिगड़ा? आमतौर पर अगर बाइक के पहिए में कुछ फंस जाए
और कोई पीछे घसीटने लगे तो बाइक का कंट्रोल संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि दोनों लोग बिल्कुल सुरक्षित थे, ना उन्हें कोई चोट आई, ना बाइक को कोई नुकसान हुआ। अब पुलिस को साफ लगने लगा था कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता। इस कहानी के पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी और इस रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रेणुका के शरीर पर जो चोटें मिली हैं वो उसकी मौत के बाद नहीं, बल्कि उसके जिंदा रहते हुए लगी थी। यानी उसने ये दर्द और तकलीफ सब कुछ जिंदा रहते हुए झेला था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रिपोर्ट में मौत की जो वजह बताई गई वो और भी चौंकाने वाली थी। रेणुका की मौत किसी सड़क दुर्घटना से नहीं हुई थी, बल्कि उसका गला घोंटकर हत्या की गई थी। ये सुनकर पुलिस भी एक पल के लिए सन्न रह गई, क्योंकि अब तक जो कहानी सामने थी वो एक हादसे की थी, लेकिन ये रिपोर्ट कुछ और ही इशारा कर रही थी। अब पुलिस के सामने एक नई चुनौती थी। उन्होंने सोचा शायद ऐसा हुआ हो कि जब रेणुका बाइक से घसीटी जा रही थी तो उसकी साड़ी का पल्लू उसके गले में लिपट गया हो और फिर पहिए में फंसने की वजह से उसके गले पर दबाव पड़ा हो। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी जांच को और गहराई से शुरू किया। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस केस की परतें खुलने लगी और फिर वो सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पहला संतोष, रेणुका का पति, दूसरा कामन्ना, उसका ससुर, और तीसरी जयश्री, उसकी सास। इन तीनों पर रेणुका की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। रेणुका एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी, एक डॉक्टर थी, अच्छी कमाई करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके अपने ही लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए? और सबसे डरावनी बात, उन्होंने इतनी सोच समझकर इस पूरे हादसे को एक एक्सीडेंट का रूप कैसे दे दिया? इन सभी सवालों के जवाब अब सिर्फ यही 3 लोग दे सकते थे। और जब पुलिस ने इनसे कड़ी पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे इस खौफनाक साजिश की पूरी सच्चाई सामने आने लगी। साल 2020 में संतोष को एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। घर वालों को लगा कि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उसके लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें डॉक्टर रेणुका का रिश्ता मिला। जब संतोष के परिवार ने रेणुका के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो एक मेडिकल ग्रेजुएट है, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है और एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के रूप में काम कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका परिवार भी सम्मानित था और आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत था। हर तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। कई लोगों ने भी यही कहा कि लड़की भी बहुत अच्छी है और परिवार भी। इसके बाद संतोष का परिवार रेणुका के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात थी जो उस समय शायद किसी ने ध्यान नहीं दी थी। संतोष का परिवार रेणुका के घर पूरे दिखावे के साथ पहुंचा था। अपने साथ कई रिश्तेदारों को लेकर गया था और 4 अलग अलग कारों में गए था, जबकि वो आराम से 1 या 2 कारों में भी आ सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर ये सब किया था ताकि सामने वाले परिवार पर अपनी अमीरी का असर डाल सकें। वो चाहते थे कि रेणुका का परिवार उनसे प्रभावित हो जाए। जब वो रेणुका के घर पहुंचे तो रेणुका के परिवार ने भी संतोष के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली थी। उन्हें पता चला कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अच्छी सैलरी कमाता है और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है। सब कुछ ठीक लग रहा था। उन्हें लगा उनकी बेटी वहां खुश रहेगी और फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई। इसी तरह साल 2020 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद रेणुका अपने पति संतोष के घर आ गई। शुरुआती कुछ महीनों तक सब कुछ बहुत अच्छा था। सास ससुर उसे बहुत प्यार देते थे और संतोष भी हर बात में उसका साथ देता था। बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल परफेक्ट परिवार लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बदला। संतोष का ट्रांसफर महाराष्ट्र हो गया। अब वो हर 8 से 10 दिन में घर आता, कुछ दिन रुकता और फिर वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता। शादी का पहला साल इसी तरह बीत गया और उस पूरे समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहा। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, अच्छे से बात करते थे और साथ में खुश थे। लेकिन कभी कभी जो चीजें बाहर से परफेक्ट दिखती हैं, उनके अंदर ही किसी तूफान की शुरुआत हो चुकी होती है। लेकिन शादी के लगभग 1 साल बाद धीरे धीरे पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू होने लगे। शुरुआत में ये छोटे छोटे विवाद थे जो कुछ समय बाद अपने आप खत्म भी हो जाते थे। कुछ समय के लिए संतोष रेणुका को अपने साथ महाराष्ट्र भी ले गया
ताकि वो दोनों साथ रह सकें। लेकिन वहां भी हालात नहीं बदले। वहां भी दोनों के बीच झगड़े होने लगे और फिर संतोष रेणुका को वापस अपने माता पिता के घर छोड़कर खुद अपनी नौकरी पर लौट गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। कभी झगड़ा होता, फिर सुलह हो जाती और फिर कुछ समय बाद वही सब दोबारा शुरू हो जाता। शुरुआत में रेणुका का विवाद सिर्फ अपने पति संतोष से होता था, लेकिन शादी के करीब 2 साल बाद हालात और भी खराब हो गए। अब उसके ससुर कामन्ना और सास जयश्री भी उससे झगड़ने लगे। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे हर दिन ताने सुनने पड़ते थे कि शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अब रेणुका तीनों तरफ से घिर चुकी थी। उसका पति, उसका ससुर और उसकी सास तीनों उसे मानसिक रूप से परेशान करने लगे थे। रेणुका चुपचाप सब कुछ सहने लगी। वो डरने लगी थी और हर बात बहुत सोच समझ कर करती थी, ताकि कोई झगड़ा ना हो और कोई उसे कुछ गलत ना कहे। जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो पूरी तरह गलत था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने इस रिश्ते को बचाने की हर कोशिश की। वो कभी घर छोड़कर नहीं गई और ना ही अलग रहने की सोची, क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये सब उसकी किस्मत में लिखा है। उसे भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और घर वाले उसे समझने लगेंगे। बस इसी सोच के साथ वो हर दर्द सहती रही। वो अपने माता पिता को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि अभी हालात ऐसे हैं, लेकिन आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इंसान जिस चीज को समय के साथ ठीक होने की उम्मीद करता है, वही चीज धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बर्बाद करने लगती है। रेणुका को हमेशा ये उम्मीद थी कि जिस दिन वो मां बनेगी उस दिन सब कुछ बदल जाएगा, घर का माहौल ठीक हो जाएगा, रिश्तों में प्यार लौट आएगा, और इसी उम्मीद के सहारे वो अपना इलाज भी करवा रही थी। लेकिन जिस चीज को रेणुका अपनी उम्मीद समझ रही थी, वही बात उसके ससुराल वालों के लिए एक समस्या बन चुकी थी। कामन्ना और जयश्री मन ही मन एक फैसला कर चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि जब तक रेणुका उनके बेटे की जिंदगी में है, तब तक उनके घर में वारिस नहीं आ सकता, और इसी सोच ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। साल 2024 में उन्होंने चुपचाप संतोष की दूसरी शादी करवा दी, बिना किसी को बताए और बिना किसी शोर शराबे के। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसकी भनक तक रेणुका को नहीं लगने दी गई। लेकिन परिवार को यह भी अच्छी तरह पता था कि अगर ये सच कभी सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है, और अगर ये बात बाहर आ जाती तो संतोष की नौकरी भी जा सकती थी और उसे जेल भी हो सकती थी। इसी डर ने पूरे परिवार को अंदर ही अंदर बेचैन कर रखा था। उन्हें हर वक्त यही डर सताता था कि अगर रेणुका को इस सच्चाई का पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच उन्हें एक और खबर मिली कि संतोष की दूसरी पत्नी गर्भवती है। ये सुनते ही कामन्ना और जयश्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि अब उनका वारिस आने वाला है, और यहीं से इस कहानी ने अपना सबसे खौफनाक मोड़ लिया। संतोष, कामन्ना और जयश्री तीनों ने मिलकर एक साजिश रची, एक ऐसा प्लान जो सिर्फ एक ही चीज के लिए बनाया गया था, रेणुका को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए। उन्होंने तय किया कि ये हत्या की तरह नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि एक साधारण हादसा लगे, ताकि किसी को उन पर शक तक ना हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सच्चाई चाहे कितनी भी चालाकी से छुपाई जाए, एक दिन सामने जरूर आती है। रेणुका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे इतनी बड़ी साजिश रची जा चुकी है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पति संतोष ने दूसरी शादी कर ली है और वो पिता बनने वाला है। वो तो बस अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान एक दिन उसकी सास जयश्री उसके पास आई और प्यार से बिल्कुल अपनापन दिखाते हुए बोली कि चलो, मैं तुम्हें मंदिर लेकर चलती हूँ। वहां सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें संतान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। रेणुका को क्या पता था कि ये ममता नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। उसने अपनी सास पर भरोसा किया और बिना कुछ सोचे मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ये सब पहले से प्लान किया जा चुका था। जयश्री को अच्छे से पता था कि मंदिर से लौटने वाली आखिरी बस कब निकलती है, इसलिए जयश्री ने जानबूझकर मंदिर में समय बिताया ताकि बस छूट जाए और रात के अंधेरे में वो वहीं फंस जाएं। फिर जयश्री ने अपने पति कामन्ना को फोन किया और वही कहानी बताई कि बस छूट गई है, आकर हमें ले जाओ। और कुछ ही देर में कामन्ना बाइक लेकर वहां पहुंच गया। बाइक पर कामन्ना आगे बैठा, उसके पीछे जयश्री और सबसे पीछे बेखबर रेणुका। लेकिन उन्हें पहले से पता था कि उन्हें कहां जाना है। उन्होंने एक ऐसी सुनसान सड़क चुनी थी जहां ना कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही लोगों का आना जाना था।
कुछ दूर चलने के बाद कामन्ना ने हल्के से हाथ हिलाकर अपनी पत्नी को इशारा किया और जैसे ही जयश्री ने वो इशारा समझा, उसने पीछे बैठी रेणुका को जोर से धक्का दे दिया। रेणुका अचानक सड़क पर गिर पड़ी और बाइक आगे बढ़ती रही। फिर कामन्ना ने बाइक थोड़ी दूर जाकर रोकी और दोनों वापस उसी जगह आए जहां रेणुका पड़ी थी। रेणुका के सिर में चोट लगी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी, उसकी सांस चल रही थी। ये देखकर कामन्ना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पास पड़ा एक भारी पत्थर उठा लिया और फिर उसने पूरी ताकत से रेणुका के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद भी वो यहीं नहीं रुका। कामन्ना ने रेणुका की ही साड़ी के पल्लू से उसका गला घोंट दिया। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अब रेणुका जिंदा नहीं है, तब उन्होंने इस पूरी साजिश का आखिरी हिस्सा पूरा किया। उन्होंने साड़ी के पल्लू को मोटरसाइकिल के पहिए में इस तरह फंसाया कि देखने वाले को यही लगे जैसे ये एक हादसा हो, जैसे साड़ी पहिए में फंसी और उसी वजह से रेणुका गिरकर मर गई। इसके बाद दोनों फिर से बाइक पर बैठ गए और रेणुका का शव उसी बाइक के पहिए से बंधा हुआ था। उन्होंने उसे करीब 150 मीटर तक सड़क पर घसीटा ताकि ये पूरा मामला एक साधारण सड़क दुर्घटना जैसा लगे। सब कुछ करने के बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि रेणुका अब जिंदा नहीं है और उनकी साजिश पूरी तरह कामयाब लग रही है, तो वो कुछ देर वहीं बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो और फिर खुद ही पुलिस को फोन करके इस हादसे की खबर दे दी। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं पाती। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे उनकी पूरी साजिश सामने आ गई और आखिरकार पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आज संतोष, जयश्री और कामन्ना तीनों अपने ही किए गए गुनाहों की सजा जेल में काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसी साजिश की कहानी जिसमें अपने ही लोग अपने ही बनकर सबसे बड़े दुश्मन बन गए। एक ऐसी क्रूरता जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। अगर आपने वीडियो आखिर तक देखा तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही सच्चे और दिल दहला देने वाले केस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।